गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। पहले तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, जिसके क्वार्टरली रिज़ल्ट के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, वो बहुत ही पॉपुलर रिटेल स्टॉक है और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट आया है और मैं आपके साथ उसके मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। जो सबसे पहले बैंक में हमें एक चीज़ देखते हैं, जो उनकी मेन इनकम होती है, वो उसको अगर हम देखें तो उसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम के नाम से जाना जाता है। उसको नेट इंटरेस्ट इनकम पहले मैं बता दूं होती क्या है कि जब हम बैंक में एफडी कराते हैं या आरडी कराते हैं तो वो हमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, और जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो एक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन का चार्ज होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एफडी देता है। तो उसी का जो डिफरेंस है, जो अमाउंट जनरेट होता है, वही नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। तो एसबीआई के केस में अगर हम देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर 4.2% इंक्रीज़ हुआ है। और दूसरा, अगर इसमें हम नेट प्रॉफिट देखें, मतलब कितना मुनाफा किया कंपनी ने ईयर ऑन ईयर, तो वो 8.5% से डिक्रीज़ हुआ है। अच्छा, ये डिक्रीज़ क्यों हुआ है? क्योंकि कोई भी बैंक जब अपना प्रॉफिट निकालता है तो नेट इंटरेस्ट इनकम को ध्यान में लगता है। और दूसरा, एक प्रोविज़न्स होते हैं बैंक में। प्रोविज़न्स का मतलब क्या होता है कि बैंक ने किसी को लोन दिया और फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो रियलाइज़ करते हैं कि नहीं भाई, ये पैसा हमें वापस नहीं मिलेगा जो हमने पैसा लोन में दिया था, तो वो उसको प्रोविज़न्स के अंदर डाल देते हैं। तो 20% ईयर ऑन ईयर इनका प्रोविज़न्स इंक्रीज़ हुआ है एसबीआई बैंक का, इसलिए इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 8.5% डिक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर। इसके बाद हम रिटर्न ऑन एसेट्स, जो एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी बैंक का, वो देखें तो वो 1.12% है, जो कि ठीक ठाक है। ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, बट ओके है। इसके बाद अगर हम कासा रेशियो देखें, करंट अकाउंट्स टू सेविंग अकाउंट्स रेशियो, तो उसमें 6.3% ईयर ऑन ईयर इनका इंक्रीज़ हुआ है। ग्रॉस एनपीए इन्होंने अपने 2% से नीचे रखे हैं एसबीआई ने, जो कि एक अच्छी बात है। 1.82% थे। और इसके बाद देखा जाए तो नेट क्रेडिट ग्रोथ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी बैंक में, क्योंकि वो लेंडिंग करते हैं बैंक्स जो होते हैं, तो वो इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में 12.4% ईयर ऑन ईयर इन्होंने लिया है। इसमें भी अगर मैं देखूं तो क्रेडिट ग्रोथ के भी 3-4 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रिटेल लोन्स हो गए। रिटेल लोन्स इनके 11.4% ईयर ऑन ईयर बढ़े। उसमें भी इनके ऑटोमोबाइल और होम लोन्स, ये होम लोन्स 14.5% बढ़े और ऑटो लोन्स 9.1% बढ़े। लेकिन जो पर्सनल लोन है वो बिल्कुल फ्लैटिश रही है और 0.5% बढ़े हैं। तो इससे हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि जो लोग लोन ले रहे हैं वो किस काम के लिए लोन ले रहे हैं, पर्सनल यूज़ के ले रहे हैं कि होम लोन्स के ले रहे हैं कि ऑटो लोन्स के लिए ले रहे हैं। एग्रीकल्चर लोन की बात करें तो वो भी देखेंगे तो हम 14.3% उसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा है। और अगर हम देखेंगे इसमें एसएमईज़ का लोन का ग्रोथ, तो वो भी 16.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा है। तो ये तो ठीक हैं ये दोनों फिगर्स तो इसमें। और अगर हम डिपॉजिट ग्रोथ देखें, जो बैंक्स में डिपॉजिट्स होते हैं एफडीआर्स के, वो ग्रोथ उसमें 9.5% रही है ईयर ऑन ईयर और 2.9% रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये भी ठीक है। इसके अलावा बैंक ने क्वार्टर 4 में डिविडेंड डिक्लेयर किया है 15.9 रुपीज़ का। तो जो लोग डिविडेंड देखते हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी अच्छा है कि उनको एक डिविडेंड मिलेगा। बट जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट इन्होंने जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए फोरकास्ट करी है वो इतनी ही 12 to 13% नेट क्रेडिट ग्रोथ इन्होंने फोरकास्ट करी है। और क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसने फरवरी से इंटरेस्ट रेट कट करना चालू किया है, तो जब भी इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो किसी भी बैंक का जो लोन जो उनकी बुक होती है उस पर जो ये फ्लोटिंग रेट पे अगर ये इंटरेस्ट देते हैं, तो वो जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कट होएगा तो इनको उनकी लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो भी डायनामिकली कम हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद ये क्या करते हैं कि जो एफडी और आरडी की जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, क्योंकि उधर से इंटरेस्ट रेट काटा है आरबीआई ने, तो ये भी अपने एफडी और आरडी के इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। लेकिन क्या होता है कि लोन तो डायनामिकली एकदम से रीप्राइस हो जाते हैं, ईएमआईज़ जो उनकी होती हैं इंटरेस्ट रेट कट होने पे या बढ़ने पे या कम होने पे, जो भी कट हो रही हैं। लेकिन जो डिपॉजिट है एफडी या आरडी के इंटरेस्ट रेट, उसको जनरली 12 to 18 मंथ्स का लैग लग जाता है नई इंटरेस्ट रेट लाने में। तो वो जो डिफरेंस होता है
उस वजह से क्या होता है कि कंपनी का जो मार्जिन होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम कह लीजिए या नेट इंटरेस्ट मार्जिन कह लीजिए, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है, उसको प्राइसिंग करने में 12 to 18 मंथ्स का डिले हो जाता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी SBI के केस में कि अगर आगे भी RBI अपना अगर पॉलिसी रेट कट करता है तो इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो इनके कॉन कॉल में भी इन्होंने बोला है कि गाइडेंस ये है कि हाँ नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे हमारे फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा इन्होंने एक, अगर हम देखें तो इन्होंने एक 25,000 करोड़ का QIB करने का डिसीज़न लिया है, जो ये लोग फाइनल करेंगे AGM में। तो इसमें क्या होगा कि ये लोग अपना कोर कैपिटल जो होता है, इक्विटी कोर कैपिटल बैंक का जो होता है, वो इसको ये इम्प्रूव करना चाहते हैं। बेसिकली एक इंडिकेशन होता है कि भाई जो हमारे प्रोविजंस है, अगर बैड लोन्स बढ़ गए तो उसके लिए जो हमारे पास कैपिटल है वो सफिशिएंट है। वैसे SBI के पास जो जितना चाहिए उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उससे देखा जाता है, बट फिर भी ये लोग और कैपिटल रेस करना चाहते हैं ताकि इनके जो भी प्रोविजंस हैं या कोई भी डाउन टर्न इवेंट आ जाए तो उस केस में ये उसको हैंडल कर सकें। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जो टैरिफ से रिलेटेड न्यूज़ आ रही हैं, जो भी इस वजह से जो बिज़नेस एक्सपेंडिचर है, न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो लोन लिया जाता है वो भी थोड़ा अभी स्लगिश है। तो ये सब बात हमें ध्यान रखनी है SBI के बारे में। SBI के लिए कहा जाता है कि ये इंडिया की पूरी ग्रोथ को भी कैप्चर करता है, इसका फाइनेंशियल रिजल्ट। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आप डिसीज़न लीजिए। थैंक यू वेरी मच।